चीवियर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो इन है। इन का मतलब ये नहीं कि वो फैशन में है, इट्स जस्ट दैट वो इन है, उसका सीज़न इन है। और हम बात करने वाले हैं फ्लू पे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि रमज़ान भी चल रहे हैं, अब रोज़े भी रखने हैं और फ्लू के अटैक्स भी हो रहे हैं। और फ्लू बहुत मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है इधर से, तो लगता भी बड़ा आराम से आपके साथ में कोई बैठ के चला जाए 15-20 मिनट फ्लू वाला, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद अपने आपको देखें कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि फ्लू लग चुका है जी। तो ये फ्लू के साथ रोज़ा किस तरह मेंटेन किया जाए, रखा भी जाए नहीं रखा जाए, और फ्लू एक्चुअली में है क्या, क्यों लग रहा होता है, हम कैसे बच सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर एक्चुअली मैं बात नहीं करूँगी, हमारे पास दो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो तो ENT सर्जन हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, क्लिफ्टन में भी होते हैं, किमाड़ी में भी होते हैं। डॉक्टर खालिद महीदा साहब, डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा खासा जा रहा है रमज़ान। रमज़ान जैसे रिवायतन चलता है वैसे ही जा रहा है। वैसे फ्लू तो नहीं हुआ? नहीं अब तक तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास एक और डॉक्टर साहब मौजूद है जो जनरल फिजिशियन हैं और हमारे पास पहले भी आते रहे हैं, डॉक्टर शहजाद हमदानी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका भी रोज़ा अच्छे जा रहे हैं, रमज़ान अच्छे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम करेंगे डॉक्टर साहब से, इनसे ज़्यादा अच्छा ओपिनियन कोई नहीं दे सकता, तो हम अब डॉक्टर साहब से हमारा पोल जो है वो पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सख्त फ्लू है, बहुत सख्त, उसमें आपकी नाक भी बह रही है, तो आँखों से भी पानी आ रहा है, तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी हो रहा है, और रोज़ा आप उसमें जो है वो रखेंगे, हाँ या नहीं? देखिए वो जो आम हालत है फ्लू के अंदर वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, आँखों से पानी आ रहा है वैसे, लेकिन वो एक जो जिस्म का एक सिस्टम है उसको इतना डिस्टर्ब नहीं करता। डे टू डे एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस ज़रूर हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप बार बार हो रहा है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप और फीवर भी है? फीवर भी है। अब ये सिंपल फ्लू, वायरल फ्लू तो रहा नहीं। अगर ये फीवर के साथ हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब ये इसमें बैक्टीरिया आ गए वैसे, तो ये इन्फेक्शन हो गया जैसे, तो इन्फेक्शन में रोज़ा जो है वो डिफ़र किया जा सकता है, उसको बाद में फ्लू में ऑलरेडी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा रेज्ड नहीं हो जाता? माइल्ड सा रेज होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन, सुपरएडेड इन्फेक्शन आ जाते हैं या दूसरे इन्फेक्शन आ जाएँ, जरासीम आ जाए, तो उसमें फिर वो टॉक्सिसिटी जो है यानी जो शिद्दत है उसकी वो बढ़ जाती है, बुखार ज़्यादा हो जाता है उसमें, जिसम में दर्द, सुस्ती और एक सिक यानी बीमार वाली हालत हो जाती है वैसे। और फ्लू तो ऐसा है कि चलते फिरते होता रहता है, नाक बहती रहती है, साफ़ करते रहते हैं लोग और परेशान रहते हैं वैसे। उसमें यह है कि अगर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, रेस्ट और पानी वगैरह पीना, तो उसमें और जो दवाएं होती हैं जिसम में दर्द की या फ्लू की, वो खा ली जाएँ सहरी में या इफ्तार में, तो रोज़ा रखा जा सकता है वैसे। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आप रखेंगे रोज़ा? जी बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर साहब को सेकंड करूँगा कि ये सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर मैं महसूस करता हूँ कि हाँ मेरा दिन गुजर जाएगा इस प्रॉब्लम के साथ, और फ्लू जो है वो एक माइल्ड सी कंडीशन है, जब तक कि उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो I would rather go for the fast. You rather go for the fast. अच्छा, कभी होता है कि फ्लू जो होता है वो बस बिगड़ता जा रहा है और बिगड़ता जा रहा है, एंड वी डोंट रियलाइज, एंड फिर होता है कि कंडीशन ये पहुंचती है कि आगे हम रोज़ा नहीं रख पा रहे होते हैं, इतनी सिवियर सिचुएशन चली जाती है अगर हम उसको उस वक्त सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना देते, तो ये भी तो होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा, इस पे इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। हमारे पास एक कॉल शायद मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग असगर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू ये मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं रख के बैठी थी अपने पास कि आपकी कॉल आएगी तो मैं आपको थैंक यू करूंगी। ये बहुत अल्कोहल से पाक है और ये नमाज में भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच असद, थैंक यू सो ये मच। मेरी बस मोहब्बतों का एक तोहफा है मेरी बेटी को रमजान शरीफ के लिए। अच्छा, बाय द वे आपने कार्ड पे डॉक्टर राहीला लिखा था। वो बेटा मैंने नहीं लिखा, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। अच्छा जानते, चले वो मेरी बेटी ने लिखा है। चले, थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी अच्छा स्वीट। बेटा, दूसरा बात ये है हाँ कि ये फ्लू का जो आप तस्करा कर रही हैं, तो आपको मालूम है कि मैं 2 दिन से इसी का शिकार हूँ। देखा? लेकिन ये है कि मैं यहाँ के हमारे है बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, उससे मैं इलाज करवा रहा हूँ और अल्लाह ताला शिफा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा रोजा नहीं जा रहा और रोजा मैं कर रहा हूँ। मेरा रोजा मैंने
डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, रोजे के बीच में आपको किस मतलब अगर बॉदर करता है फ्लू तो किस तरह करता है, मतलब आपको किस करता पॉइंट? है थोड़ा बहुत, वो अपनी ताकत शैतान इस्तेमाल करता है मेरे को हटाने के लिए, लेकिन मैं उसको अपने विल पावर से कंट्रोल कर लेता हूँ। क्या बात है, चले और वेरी अल्लाह ताला नाइस। का लाख एहसान है इतने खूबसूरत प्रोग्राम पर। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ Thank you so दोनों much. मोहतरम डॉक्टर साहिबात को। एक तो सीनियर है, एक जूनियर है, मेरी निगाह में देख रहा हूँ मैं। इन दोनों को सलाम के बाद कहता हूँ कि सर कोई ऐसी भी बात बताइए कि फ्लू के दौरान आप, ये आम लोगों का ये बरहना शिकायतें हैं कि क्या गले के अंदर भी इंफेक्शन हो जाता है फ्लू से? गले यानी के पानी अंदर भी? पीने से भी दर्द होता है, या ऊपर टाल जिसको हम कहते हैं, तालू, ठीक उससे भी जरा दर्द रहता है। ये ठीक है। क्या ये वजूहात उसमें जाहिर होती है, अलामत है ये उसकी? ठीक है जी, बहुत हम बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल और बता- आपके पोल का सवाल तो मैंने उसमें आपने तो खुद ही जवाब दे दिया। आपकी तो करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये उन्होंने बड़ा वैलिड सवाल किया डॉक्टर साहब कि ऐसा होता है कि सिंपल फ्लू से शुरू हुआ, फिर गले में दर्द शुरू हो गया, खराश से शुरू हुआ और फिर इस तरह शुरू हो गया। जी जी, असल में आप अगर थोड़ा सा अंदर की साख्त का गौर करें तो नाक से लेके तमाम जो सिस्टम है हमारा, गला भी और साथ में जो आवाज़ का बॉक्स जिसको हम लैरिक्स कहते हैं, सबका अस्तर या लाइनिंग जो है वो एक है और कंटिन्यू है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पैच में कि किसी एक जगह अटैक हुआ तो वो दूसरी जगह स्पेयरिंग हो जाएगी, सही। लेकिन बाकी सिस्टम जो है जैसे कि पेट हमारा बिल्कुल सेपरेटेड डायफ्राम से तो वो इफ़ेक्टेड नहीं होगा, लेकिन बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक अपर और लोअर वो सारा एक कंटिन्यू एक लेयर के अंदर है। तो जब भी नाक से स्टार्ट हुआ और वो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हुई, सीवियरिटी से मुराद ये है कि अगर इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुज़ाहमत की कमी है नंबर एक, या जो वायरस है उसकी विरुलेंस जिसका पावर ऑफ इन्फेक्शन है वो ज़्यादा है, तो वो इन्फेक्शन नाक से स्टार्ट होके गले में और डाउनवर्ड होके फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसको इनिशियल स्टेज में काबू करने वाली बात है। अगर वहाँ नाक के जो उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी वक्त उसको काबू कर लिया जाए रेस्ट से, या जो उसकी रेमेडीज़ होती हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ता, फ्लेयर अप नहीं होता वैसे। वरना ये सारा एक ही मतलब वो जिसको कहना चाहिए स्पेक्ट्रम है कि एक एंड पे नाक स्टार्ट हुआ और फिर फेफड़े तक पहुंच जाना वैसे, फेफड़े तक भी पहुंच जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल शुरू में जब फ्लू शुरू होता है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर लें? कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी चीज़, कोई वो ऐसी ट्रीटमेंट जो हम लोग वहीं के वहीं करें और आगे ना बढ़ने दें उस चीज़ को, मतलब डॉक्टर साहब के पास आने की नौबत ना बचे, आप लोग वहीं बचा लें। थोड़ी बहुत जो हाउस होल्ड रेमेडीज़ होती हैं जो बड़ी वेल नोन हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे कि हॉट बेवरेजेस हैं, ठंडा पानी वगैरह है इसको अवॉइड करें, स्पाइसी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, स्टीम वगैरह है जो ह्यूमिडिफाई करना है आपने अंदर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू। ठीक है। और कोई डिकंजेस्टेंट है मामूली सा, या जो लॉजेंजेस वगैरह आती हैं वो आप ले सकते हैं। फीवर अगर है हल्का सा, जैसे शुरू जब होता है फ्लू तो अमूमन थोड़ा सा जिस्म में दर्द होता है, हल्की सी हरारत होती है, तो उसके लिए जो एनालिसिक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, तो उससे चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। मगर ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है अगर वो बहुत अच्छी है तो अमूमन बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं पेशेंट। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यही बात हम लोग अक्सर वो दवाइयाँ लेते हैं जो कि नेज़ल डिकंजेशन होती हैं, जी जी, उन वो कहते हैं कि वो यार वो स्प्रेज होते हैं, वो कहते हैं वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी चीज़ उस वक्त टेम्प्रेरी रिलीफ आपको कर देते हैं लेकिन बाद में एग्रीवेट कर रहे होते हैं असल में। मतलब अगर आप रोज़े के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रही हैं? नहीं, वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी लेते हैं, हम वो स्प्रेज आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जो करते रहते हैं नाक जी जी, खोलने मैं के जानता हूँ लिए। उसका जो जेनेरिक नेम है वो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन है, या इसी के ग्रुप जो एफेड्रीन वगैरह नेज़ल ड्रॉप्स जो मिलते हैं, उसका मकसद ये होता है कि टिश्यू जो नाक के हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, रास्ता खुल जाता है और सिक्रीशंस या जो रतूबत है वो कम हो जाती है। सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी काटूंगी, अगर हम अक्सर मिरर में देखें तो हमें लगता भी है कि वो जो टिश्यू जो है वो यूं बंद हो गया है। हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल यूं बंद हमें मिलता है, वैसे यूजुअली इतना अपार्ट और खुला होता है, वरना उस वक्त हमें यूं बिल्कुल बंद मिलता बिल्कुल है। सही बात है। तो लेकिन होता ये है कि ये एक मरतबा खुल जाता है, फिर इसकी एक आदत सी बन जाती है, हमारे टिश्यू जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें उसकी डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वैसे, तो इसका इस्तेमाल खासा महदूद है और हम तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको
آپریشن کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ڈیکنجسٹنٹ استعمال کرتے ہیں, میکسیمم 4 یا 5 دن کے لیے. اور روٹین جو یوز ہے جس میں جو آج کل استعمال ہے وہ تو ہم نے بالکل مطلب ایز اے ENT پروفیشن جو ہے وہ تو ختم کر دیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ہماری پرسکرپشن لکھنے کے بعد مریض آئے یا نہ آئے وہ اس کی جیب میں ہر وقت وہ زائلومیٹازولین کی بوٹل ضرور ہوگی, جب بھی ناک بند ہوگا وہ اس کو کھولنے کے لیے استعمال کرے گا. شروع میں اس کے کچھ دنوں کے لیے 1 بوتل استعمال ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ 3-4 بوتلوں تک بات پہنچ جاتی ہے, اور یہ ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کا علاج بھی پھر کروانا پڑتا ہے, جس کو رائنائٹس میڈیکامنٹوزا کہتے ہیں. تو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس کا یوز ڈیکنجسٹنٹ. ٹیمپرری ریلیف کے لیے ڈاکٹر صاحب یوز کر سکتے ہیں, سچویشن ایسی کام کرنا ہے, بہت زیادہ کام ہے تو نہیں وہ کام ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹیمپریلی ہم نے کر لیا. اگر اتنی اسٹفی نوز ہے کہ آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے, آپ بہت زیادہ سر بھاری ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو سانس لینے میں بھی مشکل ہے, اسپیشلی جب سوتے ہیں مریض تو اس وقت زیادہ پرابلم ہوتا ہے, تو ونس ان اے وائل یس آپ لے سکتے ہیں, ونس ان اے لیکن وائل. ویسے تو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن وہی نا آرام آ جاتا ہے تو پھر ہمیں مزے لگ جاتے ہیں کہ چلو. وہ سر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے, اس میں پھر وہ بعد میں مشکل ہوتی ہے. صحیح. اچھا سر یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اسٹیم لینا افیکٹو ہے؟ اسٹیم کے اندر نمک یا اکثر آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہم کیا کہوں اس کو, ہاں ٹنکچر ڈال کے وہ ڈال کے جو ہم لیتے ہیں وہ افیکٹو رہتا ہے؟ نہیں, یہ بہت سینچریز اولڈ ریمیڈی ہے اور ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اس سے افیکٹ بہت ہوتا ہے, سودھنگ ہوتی ہے. اور اسٹیم کا مقصد یہ ہے کہ جو نمی ہے, جو موئسچر ہے وہ اس پورے ریسپیریٹری ٹریک میں آتا ہے, اس کی خشکی کو ختم کرتا ہے, اور سویلنگ جو ہے جو لائننگ کی ہماری ناک سے لگے وہ ذرا سا ریڈیوس ہوتی ہے, تو اس سے بہت بہتری فیل ہوتی ہے. ویسے صحیح. ڈاکٹر صاحب اسٹیم لینے کا رائٹ طریقہ, صحیح طریقہ وہی آج کل تو ویسے وہ ملتے ہیں, ہیومیڈیفائرز ملتے ہیں, فیس واش کے لیے بھی عموماً گھروں میں لوگ وہ سونرز جو فیشل سونرز ہے وہ اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا, لیکن آئیڈیلی تو میں کہوں گا کہ جو نیبولائزرز ہوتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے ہر گھر میں تو نہیں, لیکن سمپل اس میں صرف آپ نے سیلائن ڈالنا ہے یا وہ پانی ڈالنا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے اس میں دوا شوا ڈالنی ہے. تو اب چونکہ اس کے جو وہ ویپر سائز ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. ادروائز وہ جو آرڈنری گھر میں آپ ایک دیگچی میں پانی گرم کر لیجئے, اس کو اپنا سر پہ ٹاول رکھ کے اس کو آپ لے سکتے ہیں, ایک کمفرٹیبل ڈسٹینس پہ رکھ کے اس کو, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیں کہ وہ اسٹیم لے کے جو اندر سے ہمارا پورا فلو جس کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نزلہ میلٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس کو کیا کریں, اس کو ہم لوگ اندر انہیل کر, مطلب انہیل تو خیر نہیں ہوتا, وہ اندر انجسٹ کر لیں یا پھر باہر نکالیں یا کیا کریں؟ وہ ڈیورنگ اسٹیم آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. وہ دراصل میلٹ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ جو آپ اسٹیم لے رہے ہیں وہ آپ کی جو میکوزل لائننگ ہے اندر, اس کو چونکہ وہ ہیومیڈیفائی کر رہی ہے تو اور سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں, تو وہ پھر یا تو آپ اس کو ایکسپیکٹوریٹ کر دیں, نکال دیں تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ نیچے بھی چلی جائیں تو کوئی ایسا اس میں اسی بات پہ ڈاکٹر صاحب اکثر آپ ایسی سچویشنز میں بیٹھے ہوتے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, کولیگس میں بیٹھے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, یو کی ناٹ بلو یور نوز, بڑا ویئرڈ لگتا ہے, یو کی ناٹ بلو یور نوز. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب فلو میں آپ کو اس طرح نزلہ آ رہا ہو تو آپ اس کو بلو کرو, آپ اس کو اندر نہیں لے کے جاؤ. کہ اندر اس طرح لے جانے سے کوئی پرابلم ہوتا ہے یا پھر اس کو چھوڑ دیں؟ یہ بات ابھی ہم کرتے ہیں, ایک کال ہے ہمارے پاس, پہلے وہ اٹینڈ کرتے ہیں پھر جی اس بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری ڈاکٹر صاحب, آئی ایم بوتھرنگ یو ونس اگین. No, not at all, Furqan صاحب. Good healthy morning once again. Good healthy morning to you too and to your expert panel of doctors. Thank you. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری بیٹی آپ کو پتہ ہی ہے 15-16 سال کی ہے, اس کو ایستھما کا پرابلم ہے, ایزما کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں یہ روزے تو ابھی رکھ رہی ہے, یہ رکھنے چاہیے اس کو یا شوڈ ٹرائی ٹیل ہر ناٹ ٹو کیپ دا فاسٹ؟ ایسما میں روزے رکھنا کوئی ان کو پرابلم ہوتی ہے کیا؟ نہیں ابھی تو پرابلم نہیں ہو رہی, لیکن آف اینڈ آن ہر دوسرے مہینے اس کو ہو جاتی, پھر وہ نیزل ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ ایروسول اسپریز وغیرہ یہ وہ, اور پھر اینٹی بایوٹک اس کا ہر دوسرے مہینے یہ اینٹی بایوٹک کلیریسٹ وغیرہ اس کو دی جاتی ہے. اچھا ہاں, مطلب کہ تو اصل میں ٹھیک ہے, پہلے اس کو الرجی ہو جاتی تھی کیٹ سے, ہم نے کیٹ نے رکھی ہوئی تھی, کیٹس تو ہم نے نکال دی, لیکن اب وہ جو ہے نا اس میں یہ ویک ہو گئی, یا یہ پرابلی آئی ڈونٹ نو, ادروائز شی از ہیلدی اینڈ ٹال, لیکن شاید باڈی سسٹم شاید اس کا ویک ہو. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور جو سوال میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ تھینک یو سو مچ فار یور کال فرقان صاحب اگین. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد جی ہم یہ دونوں امپورٹنٹ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. ڈونٹ گو اینی وے, ویل بی رائٹ بیک.